हाँ जी बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग द परटर्बेशन थ्योरी। आपके सामने न्यूमेरिकल है। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज कन्फाइंड टू ए पोटेंशियल v। तुम्हारे सामने लिमिट्स दे रखी हैं। पोटेंशियल कौन-कौन सा हो सकता है? 0 हो सकता है या इन्फिनिटी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपके पास कौन सी रेंज है। 0 टू l वो 0 के बराबर है और अदरवाइज इन्फिनिटी है। सो पार्टिकल इज कन्फाइंड टू ए बॉक्स। So it is subjected to a perturbative potential V of P is equal to V naught as sine of 2 pi x divided by L within the well. So let E1 and E2 be the corrections to the ground state energy in the first and the second order in V naught and which of the following are true। हमारे पास दो तरह की हमें एनर्जी करेक्शंस पूछी पूछी गई हैं। एक E1 है, एक मतलब फर्स्ट ऑर्डर की करेक्शन है टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, एक सेकंड ऑर्डर की करेक्शन पूछी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं परटर्बेशन थ्योरी क्या होती है। तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन है क्या। परटर्बेशन थ्योरी होती है बेटा, अगर जो प्रॉब्लम हम जिस सिस्टम को हम प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं कर सकते एग्जैक्टली उसके रिगार्डिंग होती है। तो अगर हमारे पास किसी नियर बाय जैसा कोई सिस्टम होता है जिसको हम एग्जैक्टली सॉल्व कर सकते हैं, तो उसको उसका रेफरेंस लेके उसकी हेल्प लेके हम किसी भी थ्योरी को विच इज लिटिल बिट डिफॉर्म्ड थ्योरी, तो उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दैट इज अबाउट द परटर्बेटिव, मतलब अपनी जो डिफॉर्मेशन है या कुछ भी ऐसा कोई एम्बिग्यूटी आ जाती है, उसको हम परटर्बेशन का नाम दे देते हैं कि एग्जैक्ट सिस्टम के ऊपर कुछ इम्पोज करके 5-10% अगर कोई हलचल हो रही है उसकी थ्योरी के आसपास, तो उसको हम यूज करते हैं यहाँ पे। चलिए, सो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द सिस्टम्स इन नेचर कैन नॉट बी एक्जेक्टली सॉल्व्ड। जैसे मैंने बता दिया कि सारे के सारे सिस्टम जो हैं नेचर के अंदर आप उसको एक्जेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हाइड्रोजन के लिए सॉल्व करना आसान है, लेकिन बाकी सिस्टम के लिए कॉम्प्लेक्स हो जाती है, एक्जेक्टली सॉल्वेबल नहीं रहेगा अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे तो उसके लिए आप कैसे करोगे? सो परटर्बेशन थ्योरी इज यूजफुल इन डीलिंग विद सच केसेस। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम परटर्बेशन थ्योरी की हेल्प लेते हैं। सो इट कैन बी मॉडल्ड एज स्मॉल डिफॉर्मेशन ऑफ द सिस्टम दैट कैन बी एक्जेक्टली सॉल्व। मतलब अगर आपने हाइड्रोजन लाइक एटम को सॉल्व करना है, तो हाइड्रोजन का अगर एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमारे पास है, तो हाइड्रोजन लाइक एटम को के लिए हम स्मॉल डिफॉर्मेशन का कंसेप्ट लेके उस सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इसको देखते हैं कैसे होगा। सो कंसीडर सच ए सिस्टम विद हैमिल्टोनियन एज गिवन बाय। तो हमारे पास एक्जेक्टली सॉल्वेबल सिस्टम जो है उसको हम H0 मान लेते हैं, और उसके साथ तो परटर्बेशन स्मॉल परटर्बेशन 5 से लेके 10% के आसपास हो सकती है, तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज इसमें अमाउंट ऑफ परटर्बेशन। तो इसको हम कैसे डील करते हैं? सो एक्जेक्टली सॉल्वेबल सिस्टम के साथ हम परटर्बेटिव सिस्टम लगा देते हैं। तो परटर्बेशन कैसे लगेगी? परटर्बेटिव पैरामीटर रहेगा दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट हियर, और साथ में उसका जो पोटेंशियल यहाँ पे रह सकता है। यहाँ पे परटर्बेशन v इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास एनर्जी में परटर्बेशन है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के कॉरेस्पॉन्डिंग परटर्बेशन दे रखी है दैट इज एप्सिलॉन ऑफ v। तो जो परटर्बेशन है उसकी स्ट्रेंथ कौन बताएगा बेटा? एप्सिलॉन। ठीक है जी। सो एच नॉट मैंने बता दिया कि अनपर्टर्ब्ड सिस्टम का हैमिल्टोनियन है, एप्सिलॉन यहाँ पे पैरामीटर हो गया, v इज द पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम डिस्क्राइबिंग द परटर्बेशन। तो हमारे पास h कैप जो है वो एग्जैक्टली जो हमने सिस्टम को डिस्क्राइब करना है, जिसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, उसका जो हैमिल्टोनियन है यहाँ पे। तो टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी कौन सी होगी बेटा? टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी जिसमें हम टाइम इन्वॉल्व नहीं करते, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को यहाँ पे लिखा जाता है दैट व्हिच इज कॉल्ड एच साई ऑफ इज इक्वल टू ई साई वाला कंसेप्ट, वो उसको हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, तो उसी को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी अलग होती है बेटा, वो हम नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। सो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर द अनपर्टर्ब्ड सिस्टम। तो हमें एच नॉट के कॉरेस्पॉन्डिंग इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब एक्जेक्टली सॉल्वेबल सिस्टम जो है हमारे पास, उसको हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं, उसका हैमिल्टोनियन हमें पता है। ठीक है जी। एच नॉट उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी एनर्जी आइगन वैल्यूज भी हमें पता होंगी, जिसको हम ई नॉट के कॉरेस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं। अगर nth एनर्जी लेवल की बात करोगे तो एन नॉट की बजाय एन लिख दीजिए, तो nth एनर्जी लेवल की बात करोगे तो एच ऑफ एन इज इक्वल टू ई ऑफ एन आएगा। सो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे फॉर दिस केस ऑफ एक्जेक्टली सॉल्वेबल सिस्टम हम ये लिख लेते हैं। तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर द परटर्ब्ड सिस्टम कैसे आएगा? h ऑफ साई इज इक्वल टू e ऑफ साई के कॉरेस्पॉन्डिंग हम इसको लिख सकते हैं। सो सॉल्यूशन कैसा रहेगा बेटा? सॉल्यूशन ऐसा इसका आएगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि आपके पास परटर्बेटिव पैरामीटर एप्सिलॉन रहेगा, तो उसकी जो टर्म्स आएंगी, उसकी एक्सपेंशन टर्म्स आएंगी, तो साई विल बी फॉर द केस ऑफ प्रेजेंट सिस्टम इट विल बी इक्वल टू एग्जैक्ट सिस्टम प्लस उसके कॉरेस्पॉन्डिंग परटर्बेटिव टर्म लगाते जाएंगे, साई एप्सिलॉन ऑफ साई 1 साई 2, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन आ जाएगी, सेकंड ऑर्डर करेक्शन आ जाएगी। तो ऐसे आप इसके करेक्शंस लगा के आपके सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यू कैन हैव सम अप्रोक्सीमेशन टू द सिस्टम।
तो हमारे पास एनर्जीज़ कैसी आएँगी? एक ग्राउंड स्टेट एनर्जी तो रहेगी एग्ज़ैक्टली सॉल्वेबल सिस्टम जो है, उसके साथ अगर आप फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर करेक्शन ऐड अप करते जाओगे एंड सो ऑन करते जाओगे, तो एंड ऑफ द डे आपके पास एग्ज़ैक्टली सॉल्वेबल सिस्टम बन जाएगा, जो हमारा प्रेज़ेंट सिस्टम है, जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें से हमने ढूँढना क्या है, हमें पूछा क्या जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एंड सेकंड ऑर्डर करेक्शन पूछा जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा फर्स्ट ऑर्डर ही जाता है बिकॉज़ सेकंड ऑर्डर सॉल्यूशन के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे सेकंड ऑर्डर करेक्शन के रिगार्डिंग कांसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं रादर देन अ, न्यूमेरिकल टाइप थिंग्स। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन कितनी रहेगी? फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन जैसे मैंने आपको बता दिया nth लेवल के लिए जाओगे तो ई ऑफ एन आएगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसको आप रिलेट कर सकते हो। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इसके साथ आप रिलेट कर पाओगे। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन के लिए आपने कुछ नहीं करना, आपके पास अगर nth लेवल की बात कर रहे हो साथ में परटर्बेटिव पोटेंशियल लिखोगे, साई ऑफ n लगाओगे डिवाइडेड बाय इसकी नॉर्मलाइज़ेशन अगर नॉर्मलाइज़्ड फंक्शन है तो ये ऑटोमैटिकली 1 हो जाएगा, अदरवाइज़ को आपको नॉर्मलाइज़ करना पड़ेगा। तो ये वाला हो गया बेटा एनर्जी का फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। सिमिलरली वेव फंक्शन आपको फाइंड आउट करना आ जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो एप्सिलॉन के साथ यहाँ पे जो भी पैरामीटर है, वो आपकी फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन हो जाएगी। ठीक है जी, सेम ही चीज़ है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है बेटा। चलिए, सब बात करते हैं अब हमारे प्रेज़ेंट क्वेश्चन की तरफ, जो हमने अभी सॉल्व करना है। तो यहाँ पे बता रखा है सेकंड ऑर्डर की बात मैं इसी के इसके साथ ही कर लूँगा बिकॉज़ यहाँ पे पूछा गया है सेकंड ऑर्डर करेक्शन क्या होती है, उसका फॉर्मूलेशन ये है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सो पार्टिकल ऑफ मास m इज कन्फाइंड टू ए पोटेंशियल तो पोटेंशियल हमारे पास डिफाइन कर रखा है इसके आउटसाइड जाएंगे तो इन्फिनिटी है इनसाइड जाएंगे तो पोटेंशियल जीरो है साथ में क्या लगा दिया परटर्बेटिव पोटेंशियल लगा दिया तो एक्जेक्टली सॉल्वेबल सिस्टम है जो हमारे पास होता है जैसे पार्टिकल इन ए बॉक्स की प्रॉब्लम होती है तो पार्टिकल इन ए बॉक्स की प्रॉब्लम के कॉरस्पॉन्डिंग आपको पता है कि उसका वेव फंक्शन क्या होता है दैट इज टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाय एल साइन ऑफ n पाई x बाय l के कॉरस्पॉन्डिंग उसका वेव फंक्शन होता है तो ये आपको मोस्ट लाइकली रिमेंबर होना भी चाहिए तो उसकी एनर्जी आइगन वैल्यूज भी आपको मोस्ट लाइकली आपको पता होती हैं। एनर्जी आइगन वैल्यूज क्या होती हैं बेटा? वो भी आपको पता होनी चाहिए n प्लस 1 हाफ h बार ओमेगा ऐसा कुछ आपके पास निकल के आ जाएगा। ठीक है जी? या फिर अगर ये हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो हार्मोनिक ऑसिलेटर का हो गया, तो हम क्या करते हैं n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय मेरे ख्याल से 8ma स्क्वायर होता है बेटा। तो वो वाला पोर्शन यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है जी? इसकी एनर्जी वैल्यूज ऐसे आती है। सो अब हम चलते हैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा? तो हमारे पास सॉल्यूशन देखने के लिए पहले पता करना पड़ेगा हमारे पास परटर्बेटिव पोटेंशियल कौन-सा है? परटर्बेटिव पोटेंशियल ये दे रखा है बेटा जिसको हमने यहाँ पे इंक्लूड करना है। तो परटर्बेटिव पोटेंशियल हमारे पास मिल गया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने क्या निकालना है? फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर आपके पास एनर्जी करेक्शंस निकालनी है टू द ग्राउंड स्टेट ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ग्राउंड स्टेट एनर्जी आपको पता होनी चाहिए। ग्राउंड स्टेट एनर्जी हम यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? ग्राउंड स्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंग आप एनर्जी करेक्शन निकालोगे। तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू? E1 इज़ इक्वल टू 0 मतलब फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन 0 हो गई एंड सेकंड ऑर्डर करेक्शन लेस देन 0 हो गई और या फिर सेकंड फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ग्रेटर देन 0 एंड एनर्जी करेक्शन टू द सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन 0 या फिर दोनों लेस देन हो गए या फिर एक 0 हो गया डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ V है तो 4 ऑप्शन हमारे पास दे रखी है। तो मतलब सेकंड ऑर्डर करेक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रखी है। यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन दे रखी हैं, लेस देन 0 हो सकता है, ग्रेटर देन 0 हो सकता है, ऐसी चीज़ दी हुई है आपको। सो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन आपने यहाँ पे सॉल्व करनी होती है। मोस्टली आपको एग्ज़ाम में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ही देखने के लिए मिलती है। तो सॉल्यूशन कैसे होगा बेटा? फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन का फॉर्मूलेशन मैंने आपको दे रखा है यहाँ पे। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन कैसे करोगे? तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे आपको पता ही है कि आपका ग्राउंड स्टेट वेव पार्टिकल इन अ बॉक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका जो वेव फंक्शन होता है वो नॉर्मलाइज़ ही होता है। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप क्या करोगे? आप सिर्फ यही कैलकुलेट करोगे रादर देन नीचे वाला पार्ट आपका ऑटोमैटिकली 1 हो जाएगा। तो आपके पास वेव फंक्शन पता होना चाहिए आपको। वेव फंक्शन फॉर द ग्राउंड स्टेट कैसे आएगा? फॉर द केस ऑफ n इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन आपके पास लिखा आएगा n इक्वल टू यहाँ पे 1 पुट कर दोगे। ठीक है जी? तो ये आपको पता होना चाहिए। इट हैज़ टू बी रिमेंबर्ड। तो मोस्ट लाइकली सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के रिगार्डिंग आपको न्यूमेरिकल आ सकता है या फिर पार्टिकल इन ए बॉक्स प्रॉब्लम का न्यूमेरिकल होता है। कई बार आपको वेव फंक्शन दिया भी होता है। अगर नहीं भी दिया होता है तो आपको मोस्ट लाइकली पता होना चाहिए। 2-3 सिस्टम ऐसे हैं जो हमने याद रखने होते हैं।
सो फॉर द ग्राउंड केस ऑफ ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1 हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद आपके पास वेव फंक्शन आ जाएगा। आपने निकालना क्या है बेटा, वेव फंक्शन पता होना चाहिए, परटर्बेटिव पोटेंशियल पता होना चाहिए, बस उसकी इंटीग्रेशन करनी है, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन जो है उसको हम क्या करेंगे, हमारे पास बनेगा इट विल बी साई स्टार साई, बीच में क्या आएगा v ऑफ p, ऐसा कंसेप्ट बनेगा। ये चीज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, लिमिट्स लगाएंगे 0 से लेके l तक की, उसी को हमने यहाँ पे सॉल्व करना है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा 0, बिकॉज़ साइन ऑफ n पाई x डिवाइडेड बाय l इनटू साइन ऑफ m पाई x बाय l, ये इसका आंसर क्या आता है बेटा, 0 आता है। अगर दो साइन के फंक्शन आ गए तो उसका आंसर 0 ही होता है। मतलब फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन जो है यहाँ पे, इट इज टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट एनर्जी 1 के साथ डिनोट कर रखी है, बिकॉज़ पार्टिकल इन ए बॉक्स की प्रॉब्लम है, हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं है, तो उसको आप देख सकते हैं बेटा। तो फॉर द केस ऑफ सेकंड ऑर्डर करेक्शन, सेकंड ऑर्डर का फॉर्मूलेशन मैंने पहले नहीं बताया था, उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका फॉर्मूलेशन आप यहाँ से ले सकते हैं बेटा। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसमें तो आपको थोड़ा-सा इंटीग्रल ज़्यादा सॉल्व करने पड़ते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे समेशन दे रखा है m इज़ नॉट इक्वल टू n, आपने एक इंटीग्रल सॉल्व करना है, उसका स्क्वायर लेना है डिवाइडेड बाय en माइनस em। यहाँ पे E ऑफ m आपको सीरीज़ सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, मतलब इसकी सारे की सारी समेशन वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेंगी। m इक्वल टू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। आपको धीरे-धीरे इंटीग्रल सॉल्व यहाँ पे करने पड़ सकते हैं। तभी बोला कि एग्ज़ाम में मोस्ट लाइकली ये चीज़ नहीं आती है। कभी-कभार आ सकती है, लेकिन ज़्यादा इसको प्रेफ़र नहीं किया जाता। तो यहाँ पे हम इसको बिकॉज़ हमारे पास फर्स्ट और ग्राउंड स्टेट एनर्जी की बात हो रही है, तो दैट विल बी E ऑफ 1, मतलब m इज़ इक्वल टू सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 1 हो जाएगा एंड m हमारा यहाँ पे वेरी करेगा। ठीक है जी? तो इसको हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो m इज़ इक्वल टू यहाँ पे 2 हो सकता है, m इज़ इक्वल टू 3 हो सकता है। अब यहाँ पे 1 नहीं होगा, m शुड नॉट बी इक्वल टू n, वो वाला कांसेप्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, सारे के सारे आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करने पड़ेंगे। जिन वैल्यूज़ के लिए ये वाला इंटीग्रल यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है नॉन ज़ीरो रहेगा, वो सारे के सारे फैक्टर आपको यहाँ पे इंक्लूड करने पड़ते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द सेकंड ऑर्डर करेक्शन। ठीक है जी, अब देखिए हमारे पास क्या वैल्यूज़ निकल के आई, E1 माइनस E2 है, दूसरे वाले में E1 माइनस E3 है। मतलब ग्राउंड स्टेट क्या होगी बेटा, लोअर होगी, हायर एक्साइटेड स्टेट हायर होगी, उसके ऊपर हायर एक्साइटेड स्टेट उससे भी हायर होगी। तो मतलब E1 इज़ लेसर एज़ कंपेयर टू E3, E1 इज़ लेसर एज़ कंपेयर टू E2। या लेकिन हमारे पास क्या है, E1 इज़ माइनस E2 का कांसेप्ट है, व्हिच इज़ नेगेटिव। सिमिलरली दिस पोर्शन इज़ आल्सो नेगेटिव। दोनों की वैल्यूज़ नेगेटिव आ गई, ऊपर क्या है, मॉड लगा हुआ है बेटा, रिजल्ट क्या बनेगा, नेगेटिव टर्म बनेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू दी सॉरी सेकंड ऑर्डर करेक्शन टू दी ग्राउंड स्टेट ऑफ पार्टिकल इन ए बॉक्स प्रॉब्लम, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, इट विल बी लेसर देन 0। तो हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन आ गई फॉर द ग्राउंड स्टेट इज इक्वल टू 0, एंड सेकंड ऑर्डर करेक्शन जो आ गई, सॉरी सेकंड ऑर्डर करेक्शन जो आ गई थ्रू द ग्राउंड स्टेट इज ए लेस देन 0। तो हमारे पास ये चीज बनती है बेटा। तो हमारे पास ये वाली ऑप्शन, ए ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाती है, बाकी ऑप्शंस यहाँ पे गलत हो जाती है। ठीक है जी? तो ऐसे न्यूमेरिकल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो काफ़ी सारी डिटेल्ड यहाँ पे आपको क्वेश्चनिंग हो जाती है। इसको मैं कंटिन्यू करूँगा, धीरे-धीरे हम इसको क्रैक करने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज़ ये वाली चीज़ मैंने एक चीज़ बतानी भूल गया बेटा, दिस इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू नॉन डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी। नॉन डीजेनरेट का मतलब क्या होता है बेटा? जिसमें एनर्जी लेवल्स आपके सेम नहीं होते। जैसे हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम के अंदर क्या होता है कि 2s एंड 2p का एनर्जी लेवल जो है, वो सेम होता है। ठीक है जी? तो वो उसमें आपको ये डीजेनरेसी आपको फेस करनी पड़ जाती है। लेकिन ये हमने जो केस के साथ कंसिडर किया है, यहाँ पे अलग-अलग है। यहाँ पे डीजेनरेसी नहीं है। अगर डीजेनरेट केस आ जाएगा, तो उसको हम अलग वे से डील किया जाता है। वो मैट्रिक्स फॉर्मूलेशन में ज़्यादा अच्छी तरह से आपको समझ आएगा। वहाँ पे डीजेनरेसी जो है लिफ्ट हो जाती है। वो भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी डिटेल्स प्रॉब्लम जो है, वो एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिल जाती है। इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स। ठीक है? ये काफ़ी डिटेल में इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।